हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट, जिसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस को। देखो यार, अगर आप क्लास 11 फिजिक्स को अच्छा करना चाहते हो, क्लास 12 फिजिक्स को अच्छा करना चाहते हो, तो आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जो लॉज ऑफ मोशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यही इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो हम करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस को। बेटा जी, क्लास 11 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग बोल सकते हो। इवन पूरी फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग बोल सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके जो नोट्स हैं बेटा जी, वो आप लोगों को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल एम्बाइब अचीव क्लास 11th एंड 12th पे। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारी क्लासेस के जो लिंक है, मींस नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाती है, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बेटा जी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। ओके, और इसके अलावा बेटा आप लोग हमारे साथ हमारी ऐप पे पढ़ सकते हैं, जहां पे आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिलते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं। अब ये पेड कोर्सेज अगर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी फी बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ पिज्जा के प्राइस में आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को डेली जब आपको वीडियो यहाँ पे देता हूं तो आपको बहुत सारे फीचर्स बताता हूं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है, मतलब बहुत सारे फीचरों में जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो है अचीव जर्नी का। बेटा जी, हमारे पास ये फैसिलिटी है कि अगर आप लोगों का बैकलॉग्स बन रहा है तो आप हमारी ऐप पे जाके अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, टाइम से पहले, ठीक है। और इसके अलावा 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है एम्बाइब की जितनी भी एप्स हो, जितने भी लर्निंग गोल हैं। और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप लोगों को अनलिमिटेड अचीवमेंट मिलती है। ये सिंगल सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड अचीवमेंट का मतलब है, देखो यार, कि अगर आप लोग क्लास 11 के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अगर आप लोग क्लास 11 के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप लोगों को जेईई या नीट की प्रिपरेशन साथ में करनी है, तो इसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कैटेगरी में, एक गोल के अंदर जो है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा जी। तो 1 सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड अचीवमेंट, ठीक है। मींस अगर आपको क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के पास है, तो जेईई, नीट या किसी भी कैटेगरी, 12th 10th 9th किसी भी कैटेगरी में जाने के लिए आप लोगों को कोई भी एडिशनल सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो कोर्सेज है वो पिज्जा के प्राइस में आप लोगों को मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। जो आपका 3 महीने का प्लान है वो 599 पर मंथ में पड़ेगा आप लोगों को। 1 ईयर का जो प्लान है वो 499 पर मंथ में पड़ने वाला है। और जो आपका 1 महीने का प्लान है वो 699 पर मंथ में पड़ने वाला है, ठीक है। इसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब चीजें करवाई जाएंगी। और इसके अलावा आप लोग और बढ़िया वाला डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी के लिए ऑफर चला हुआ बेटा जी, योगा डे वाला ऑफर चला हुआ। और अगर आप योगा 30 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, योगा 30 कोड को अगर आप लोग यूज करते हैं, तो इस कोड को यूज करने से आपको 30% का ऑफ मिलेगा हमारे एनुअल कोर्सेज के ऊपर। और ये ऑफर बेटा जी 24 जून तक जो है वैलिड है। कब तक वैलिड है? 24 जून तक ये वैलिड रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस कोड को लगाओ और कोर्स को खरीदो और पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा जी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है बेटा जी वो है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम रहेगा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। वैसे तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोला जाता है, ठीक है, बट एनसीईआरटी में लॉज ऑफ मोशन लिखा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस का। कौन सा रहेगा? टाइप्स ऑफ फोर्सेस का रहने वाला है, ठीक है। कौन सा रहने वाला बेटा जी? टाइप्स ऑफ फोर्सेस का रहने वाला है। अब हमारे पास बहुत सारी हम फोर्स पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स के अंदर। देखो, तुम्हें ये तो पता ही है कि फोर्स क्या है, पुश या पुल है। फोर्स क्या है? पुश या पुल है। तो फोर्स के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले अभी के लिए, सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं कि फोर्सेस की। सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे बेटा जी? टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक जो टाइप आती है बेटा जी, वो आती है हमारे पास सबसे पहले फील्ड फोर्सेस। नाम से पता लग रहा है कि ये कौन सी फोर्स है। कौन सी फोर्स है बेटा जी? देखो, नाम से पता लग रहा है कि फील्ड फोर्सेस का मतलब क्या है। फील्ड फोर्सेस मतलब नाम से ये पता लग रहा है कि यहां पे अगर किसी दो बॉडी के बीच में फोर्स है, अगर यहां पे किन्हीं दो बॉडी के बीच में फोर्स है, तो वहां पे कांटेक्ट जरूरी नहीं है। वहां पे कांटेक्ट जरूरी नहीं है, वो कहलाती है बेटा जी क्या? फील्ड फोर्सेस।
वो क्या कहलाती हैं, फील्ड फोर्सेस कहलाती हैं। तो आप लोग यहां पे ये लिख सकते हैं द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फोर्सेस, कॉन्टैक्ट बिटवीन द फोर्सेस या सॉरी बिटवीन द फोर्सेस मत लिखो, आप बिटवीन द ऑब्जेक्ट लिखो। कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज नॉट नेसेसरी। कैसी है बेटा जी, जरूरी नहीं है। क्या है बेटा जी, जरूरी नहीं है। ठीक है, यस और नो, फटाफट से एक बार बताइए। ठीक है, हमने क्या बोला है, जो फील्ड फोर्सेस होती है उसमें कांटेक्ट जरूरी नहीं होता ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, उसमें कांटेक्ट जरूरी नहीं होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। क्लियर? किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एक बार फटाफट से बता दीजिए। ओके, जैसे सर एग्जांपल दे दो। एग्जांपल है बेटा जी, क्लास 12th फिजिक्स के अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ भी हम पढ़ते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ होता है कूलम्स लॉ, जो कि हमें चार्ज के बीच की फोर्स बताता है। उसमें होता है कि दो चार्ज दूरी पे रखे होते हैं किसी डिस्टेंस पे, और उनके बीच में एक फोर्स लगती है। तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ओके, जस्ट अ मिनट, बिटवीन द चार्जेस। तो ये एक बढ़िया वाला एग्जांपल है। इसमें जो फोर्स होती है वो दो चार्जेस के बीच में लगती है, कोई भी कांटेक्ट नेसेसरी नहीं होता है, कोई भी कांटेक्ट नेसेसरी नहीं होता। और कौन सी हो सकती है सर? और हो सकती है बेटा जी, जैसे आप लोग बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी बोल सकते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स को बोल सकते हो। कौन सी फोर्स को बोल सकते हो बेटा जी? ग्रेविटेशनल फोर्स को बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यस और नो, फटाफट से बताइए जल्दी से सभी बच्चे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो पहली फोर्स जो हमने पढ़ी है फील्ड फोर्सेस, इसका मतलब है द कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो, फील्ड का मतलब है कि उसका एरिया में, उसके फील्ड में, उसकी रेंज में लग रही है। ठीक है, उसकी रेंज में ये लग रही है। ओके, अब आगे की तरफ जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं सेकंड वाली फोर्स। और सेकंड वाली फोर्स हमारी कौन सी बेटा जी? कांटेक्ट फोर्स है। सेकंड वाली फोर्स कौन सी? हमारी कांटेक्ट फोर्स है। यस और नो? हाँ जी, कांटेक्ट फोर्स नाम से पता लग रहा है। हाँ जी, नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा, कांटेक्ट जरूरी होगा। इसमें हमने क्या बोला था? इसमें हमने बोला था कि कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी, बट यहां पे क्या होगा, कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, द कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी। यस और नो? हाँ जी, इसमें क्या होता है, जो कांटेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम से पता लग रहा है भाई, कांटेक्ट होगा तभी तो ये कांटेक्ट फोर्सेस बोली जाएंगी। यही तो कांटेक्ट फोर्सेस फिर बोले जाने वाली है। यस और नो? सर कैसे? मान लो यार ये ग्राउंड है, ठीक है, हमने बोला कि इट इज ग्राउंड। ओके बेटा, ये क्या है? ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर आपने रख दिया एक बॉक्स, एक ब्लॉक। मान लो ये एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है भाई। तो यहां पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है, इनके बीच में कांटेक्ट है। जल्दी से बताइए, क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या ये चीज समझ में आ रही है जो अभी तक तुम्हें बताई गई है? फटाफट से। हाँ जी, आया समझ में या नहीं आया? फटाफट से बताओ। ओके, अब ध्यान से देखना कि यहां पे जो ये एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, और ये जो ग्राउंड है, इनमें जो कॉमन एरिया है, उस कॉमन एरिया के ये फोर्सेस कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं बेटा जी।
ये फोर्सेस कैसे होती हैं बेटा जी? परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो यहां पे, नोट बना के ये लिख सकते हो आप लोग, नोट, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसी होती है बेटा जी? परपेंडिकुलर होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर किसके होती है? ये टू द कॉमन, परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस, एंड इनको क्या बोलते हैं? एंड नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना फंडा? यस और नो? फटाफट से बताइए, फटाफट से। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई है कि कैसी होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस? यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस यहाँ पे कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर होती है, जो कॉमन सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होती है। एक सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगा दूं, अगर मान लो मैं इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगा दूं, ये किसी भी फोर्स के साथ इधर जा रहा है, किसी भी फोर्स के साथ ये इधर जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या एक और फोर्स आ जाएगी यहाँ पे? कॉन्टैक्ट फोर्स? यस आ जाएगी। वो कौन सी है भाई? फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी, क्योंकि अगर ये इधर मूव करेगा, अगर ये इधर मूव करेगा तो इधर की साइड में क्या बन जाएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स बन जाएगी। तो इस ब्लॉक ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, जो कि क्या है? नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है। यस और नो? तो आप लोग यहां पे क्या बोल सकते हो कि जो एग्जैक्ट जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, मींस इनका आप मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हो। तो वो आप लोग कैसे लिखोगे? वो आप लोग लिखोगे n स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर। यस और नो? फटाफट से बताइए। हाँ जी बताओ। तो ये जो एक तरीके से अगर मोशन हो रहा होगा तो उस टाइम पे कॉन्टैक्ट फोर्स इन दो चीजों से बन रही है, उस टाइम पे कॉन्टैक्ट फोर्स इन दो चीजों से बन रही है। क्लियर? यस और नो? फटाफट से एक बार सभी बच्चे बताओ कि इतनी चीजें सभी को समझ में आई या नहीं आई। तो अभी तक हमने पढ़ा फील्ड फोर्सेस, ठीक है, मतलब जिसमें कांटेक्ट जरूरी नहीं है दो बॉडीज के बीच में, और फिर हमने पढ़ा कांटेक्ट फोर्सेस जिसमें दो बॉडीज के बीच में भाई साहब कांटेक्ट जरूरी है। जब भी कोई भी बॉडी कांटेक्ट में होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, और वो फोर्स कॉमन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है। अगर मोशन में होती है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, साथ में बेटा जी जो फ्रिक्शन है वो फोर्स भी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारी एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स निकल जाएगी। एक तरीके से हमारे पास क्या निकल जाएगी बेटा जी? कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो निकलने वाली है। ठीक है, बताइए जल्दी से सभी बच्चे। हाँ जी फटाफट से एक बार बताइए, इतना समझ में आया? चलो, अब इसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ही हमारे बहुत सारे पार्ट्स चलते रहेंगे, जैसे कि हमारे पास थर्ड हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा यार, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एक और एग्जांपल मैं पहले तुम्हें बता दूं, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है एक और एग्जांपल कॉन्टैक्ट फोर्स का, कि जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड है ये, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये कौन है बेटा जी? इट इज ग्राउंड। ये कौन है? ये ग्राउंड है। ओके, और इधर हमने ये बनाया इधर ऐसे, ये क्या है? ये बेटा जी वॉल है, मान लो ये दीवार है। ओके, ये क्या है? दीवार है। ठीक है, एक साइड हमने ग्राउंड बता दिया, यहाँ पे आपने वॉल बता दी, दीवार बता दी, और इस दीवार पे क्या है? इस दीवार पे क्या है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने एक रोड को ऐसे खड़ा कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी? यस होंगी बेटा, बिल्कुल होंगी। देखो भाई, ये जो रोड है और ये जो वॉल है, यहाँ पे एक कॉमन एरिया होगा, यहाँ पे एक कॉमन एरिया होगा, तो उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स यहाँ पे लगने वाली है, उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगने वाली है, जिसको हम बोलेंगे कौन सी फोर्स है भाई? कुछ भी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है तो इसको N1 का नाम दे दो। सिमिलरली यहाँ पे भी तो है भाई साहब, यहाँ पे भी तो है, तो ये भी तो एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो ये N2 हो गई। बताओ, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनी या नहीं बनी? ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनी या नहीं बनी? फटाफट से बताइए जल्दी से सभी बच्चे, क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनी या नहीं बनी? फटाफट से एक बार सभी बच्चे मुझे बताइए। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ भाई साहब
आप मतलब सिर्फ रखी हुई चीज के बारे में बात करो, किसी भी एंगल पे वो रखी जा सकती है, मोशन में हो सकती है, तो उस टाइम पे अलग अलग फोर्सेस का जो कॉन्टेक्ट है वो बन रहा होगा। अब इसके बाद आता है बेटा जी थर्ड पॉइंट जो है हमारा एक तरीके से वो आता है अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट टू अनदर बॉडी, अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये वाला एक कॉन्सेप्ट है फोर्सेस के केस का, अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें चाहिए वो है बेटा जी टेंशन। वो हमें क्या चाहिए बेटा जी, टेंशन हमें चाहिए। तो उसको भी हम पढ़ने वाले हैं कि टेंशन इन ए स्ट्रिंग, उसको देखने वाले हैं। टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग जो है उसको हम देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं कि क्या होता है टेंशन। अरे भाई फोर्स ही है ये, टेंशन है क्या, ये है क्या, ये फोर्स ही है। ये क्या है बेटा जी, ये फोर्स ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ये फोर्स ही रहने वाला है। तो करते हैं, निपटा देते हैं, चलो जी निपटा देते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझो। इसके लिए हमने सबसे पहले एक ब्लॉक लिया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया। ठीक है, और इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग को ऐसे अटैच कर दिया, या आप इसका एक छत वाला एग्जांपल भी समझ सकते हैं। पहले तो यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगाई जाती है, अगर इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगाई जाती है, कोई भी अगर लगा रहा है, तो बेटा जो बॉडी होती है बॉडी से दूर, बॉडी से दूर जो है हमेशा टेंशन होगी। बॉडी से हमेशा दूर जो है टेंशन होगी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा फोर्स दूर होती है। जैसे इसका एक बढ़िया एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि सीलिंग है, उस सीलिंग से हमने एक स्ट्रिंग लगाया, उस सीलिंग से हमने कोई एक स्ट्रिंग ऐसे लगा दिया बेटा। ठीक है, और इस स्ट्रिंग के साथ हमने यहाँ पे एक कोई भी ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि इसका खिंचाव नीचे हो रहा है, इस पे फोर्स नीचे लग रही है, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। स्ट्रिंग में क्या आएगी बेटा, टेंशन आएगी। वो टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा दूर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो इनसे दूर ऐसे होगी। ठीक है, इस साइड से इधर और इस साइड से इधर, तो यहाँ पे आ जाएगी टेंशन। क्लियर है, ये याद रखना, ये होता है टेंशन। क्या है बेटा, टेंशन है। मतलब टेंशन है क्या, ये बॉडी को, बॉडी के मतलब स्ट्रिंग के द्वारा बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है, आप ये बोल सकते हो। देखो स्ट्रिंग क्या कर रहा है, स्ट्रिंग क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। स्ट्रिंग क्या कर रहा है बेटा जी, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो ये इसको खींच रहा है ना, इधर इधर इस बॉडी को खींच रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे टेंशन आ गई है। क्लियर है, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो द फोर्स एक्सर्टेड बाय, द फोर्स exerted by या exerted on a, the force exerted on a body, exerted on a body या फिर block, the force exerted by a body या block by a rope या string आप लोग बोल सकते हो, या केबल बोल सकते हो बेटा जी, या चेन बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। is called the is called is called the force of tension, is called the force of tension। ठीक है, यस और नो। आज फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ लो, कल तुम्हें मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और साथ में उसके कंपोनेंट समझा दूंगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड साथ में उसके कंपोनेंट्स बता दूंगा बेटा। क्या इतना सभी को समझ में आ गया है? हाँ जी, क्या इतना सभी को समझ में आया है? जल्दी से एक बार मुझे बताइए भाई, फटाफट से सभी बच्चे, क्या फोर्सेस समझ में आ गई हैं? हाँ जी, मेरे ख्याल से तो आ गई होंगी, आ गई। चलो, अब इसके ना कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको एक बार से हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे तो क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो पुल कर रहा है किसी एक ब्लॉक को। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या कर रहा है, पुल कर रहा है एक ब्लॉक को। यहाँ पे भी स्ट्रिंग क्या कर रहा है, मतलब ये ब्लॉक एक तरीके से स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, तो एक टेंशन उसके अंदर आ रही है, वो हमने देख लिया बेटा जी। ठीक है, अब अगर मान लो कि एक सिंगल स्ट्रिंग है या मासलेस स्ट्रिंग है, तो हम वहां पे फोर्सेस को कैसे लिख रहे होंगे बेटा जी। ठीक है, हम वहां पे फोर्सेस को कैसे लिख रहे होंगे। देखो पहली बात तो, अगर स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है, अगर स्ट्रिंग कैसा है बेटा जी, मासलेस है,
ठीक है, ये एक केस है कि अगर स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो उसके अंदर क्या होगा, पूरे के अंदर टेंशन सेम रहने वाली है। उस पूरे के अंदर क्या होने वाला बेटा जी, टेंशन सेम रहने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक स्ट्रिंग लिया, इस स्ट्रिंग के ऊपर इधर से एक फोर्स लगाई गई, इधर से एक फोर्स लगाई गई, दोनों तरफ से ये खींच दिया गया, तो इसमें एक टेंशन आ गई। मान लो ये पॉइंट फर्स्ट है और ये पॉइंट 2 है, तो इनको मैंने ऐसे काट के रख लिया एक जगह, ठीक है, या किसी एक पॉइंट को हमने काट लिया, हमने किसी एक पॉइंट को ऐसे काट लिया, छोटा सा टुकड़ा ऐसे कट कर लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, समझने में आसानी रहेगी, ऐसे, अरे भाई ऐसे। तो आप देखो कि इसका मतलब दोनों साइड से अगर फोर्स लग रही है तो इसका मतलब इस पे फोर्स इधर भी लग रही थी, इधर भी लग रही थी, इसका मतलब इसमें टेंशन आ गई है इधर भी और इधर भी। मान लो ये दोनों मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं अलग अलग नाम दे देता हूँ। तो तुम्हें पता है कि भाई F इज इक्वल टू क्या होगा, MA होगा। तो यहाँ पे यही तो फोर्स है, नेट फोर्स क्या है भाई, कोई भी फोर्स अगर तुम मान लोगे कोई एक इसमें से ज्यादा है, तो अब मान लो अगर T1 ज्यादा है T2 से, तो आप T1 माइनस T2 लिखोगे, मासलेस वो बोल रहा है, तो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू T2। तो एक सिंगल स्ट्रिंग जब होता है तो उसमें टेंशन सेम रहती है, ये याद रखना, सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है बेटा जी, सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। ओके, यस और नो, फटाफट से बताइए जल्दी से। ओके, अगर मान लो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि T1 एंड T2 जो है ये बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, इधर है इधर है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि टोटल जीरो है, आप बोलोगे भाई टेंशन इसमें इतना है, बात खत्म, अब जीरो नहीं बोलोगे इसको। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई बेटा, फटाफट से बताइए, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से एक बार बताइए। तो अगर स्ट्रिंग इज मासलेस है तो इसका मतलब टेंशन इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, स्ट्रिंग मासलेस तो टेंशन जो है वो सेम एवरीवेयर, टेंशन इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, कैसी होगी बेटा जी, एवरीवेयर जो है सेम होने वाली है इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से ना हमारे पास पुली भी आएंगी, इसी तरीके से हमारे पास पुली भी आएंगी। ठीक है, स्ट्रिंग का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो हमारे पास पुली भी आते हैं। मान लो यार अगर एक केस अगर हम ऐसा लें, इफ स्ट्रिंग जो है वो कैसा हो, इफ स्ट्रिंग इज कैसा, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या होने वाला है बताइए भाई। मान लो दो ब्लॉक्स है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है, और ये दोनों को हम किसी फोर्स एक से खींच रहे हैं, ऐसे आगे की तरफ पुल करवा रहे हैं। बेटा आप देखो यहाँ पे ये अगर स्ट्रिंग मासलेस अगर है, मासलेस छोड़ो, उसमें तो टेंशन होगा, उसमें तो टेंशन के बारे में हमने बात कर ली। अगर इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब है भाई इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं, ये सेम रहेगी, और ये इसको ऐसे खींचता जा रहा है भाई। तो अगर ये x चलेगा तो पीछे वाला भी x चलेगा, अगर ये 2x चलेगा तो पीछे वाला भी 2x चलेगा, ये 3x चलेगा तो पीछे वाला भी 3x चलेगा, 4x ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा बेटा जी वो सेम होने वाला है। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, वो सेम होगा। मींस इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी a और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी a होगा। यस और नो, फटाफट से बताइए। अब ये पुली के कॉन्सेप्ट में भी होता है, ठीक है, ये पुली के कॉन्सेप्ट में भी होता है। मान लो कुछ इस तरीके से हो, अगर जैसे कि ये हमने यहाँ पे पुली लगा दी, ठीक है, ये पुली है, इस पुली से यहाँ पे एक मास अटका देंगे हम, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से एक मास अटका देंगे ऐसे, ये m1 मान लेते हैं और ये m2 मान लेते हैं, एक ज़्यादा मान लेते हैं, ठीक है, एक ज़्यादा मान लेंगे। ओके, अब मान लो अगर m2 ज़्यादा है m1 से, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो इसका मतलब ये भाई जितना m2 नीचे जा रहा है उतना m1 ऊपर जा रहा है, जितना m2 नीचे जा रहा है उतना m1 ऊपर जा रहा है, जितना m2 नीचे जा रहा है उतना m1 ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे
एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका ऊपर होगा, इसका नीचे होगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? स्ट्रिंग के बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रिंग के बारे में बेटा ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए। ओके चलो, अब पुली आ गई है भाई। ये कौन है? ये पुली है। ये क्या है? ये पुली है। अब पुली का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसका मतलब हम यहां पे क्या करने वाले हैं बेटा जी? हम यहां पे पुली को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेते हैं। मतलब इफ पुली इज मासलेस, अगर पुली कैसी है भाई? मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है। बेटा जितने केस मैं करवा रहा हूं हमारे पास बोर्ड लेवल पे या नीट लेवल पे इतने ही केस है, इससे ज्यादा केस हमें नहीं करने हैं। हाँ, जेईई एडवांस के लिए जा रहे हो तो अलग केसेस कर सकते हैं, बट हमारे बोर्ड एग्जाम में और नीट लेवल तक यही हमारे केस होते हैं, इनको ही आप लोगों ने पढ़ना है। इफ पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो उस केस में क्या होने वाला है? तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि जो टेंशन होगी, टेंशन विल बी सेम on both sides of the pulley, both side of the pulley बेटा जी। ठीक है, क्लियर है? सर बता दो, थोड़ा डायग्राम बना दो। देखो भाई, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एक ब्लॉक ले लिया, जैसे कि यहाँ पे मास m है, यहाँ पे हमने एक पुली लगा दी ऐसे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लगा दो ऐसे। इसको और छोटा करना तो और छोटा कर लो पहले। ऐसे लगा देते हैं, रुको ऐसे। तो आप देखो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग अगर हम अटैच करें और यहाँ पे भी अगर हम एक स्ट्रिंग ऐसे अटैच कर दें, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक अगर हम ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है, कुछ भी मास हो सकता है। मान लो कैपिटल, अरे भाई रुक जा, मान लो ये कैपिटल एम है, एक छोटा एम है और एक कैपिटल एम है। तो पुली आपने बना ली। अब इसने क्या बोला? अगर पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो टेंशन जो होगी वो सेम होगी सारे के अंदर, मतलब पूरे स्ट्रिंग के अंदर। मतलब यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो तो इससे दूर, इससे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो इससे भी दूर, तो इधर भी टी होगी, और इससे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और इससे भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो इधर भी टी होगी। यस और नो? तो ये सारे केस बेटा जी आप लोगों को पता होने चाहिए। एक हिंज फोर्स आता है, बट वो फोर्स हम जब बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे ना तभी समझ में आएगा, ऐसे उसका रेक्टिफिकेशन नहीं लगाना है, सीधा याद नहीं करना हमें। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो बता दो, अगर नहीं है तो भाई फिर फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है इसको निपटा देते हैं, क्योंकि इतना ही आज हमें करना था इस लेक्चर के अंदर बेटा जी। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर आज हमें इतना ही करना था। क्लियर है? चलो, तो अभी फिर मैं आप लोगों को जो हमारा ऑफ चला हुआ है उसी के ऊपर छोड़ जाता हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भाई जो हमारे पास हमारी ऐप्स हैं, ठीक है, हमारी ऐप पे आप लोग हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स को एक्सेस कर पाओगे। साथ में एम्बाइब लेंस ऐप है बेटा, जिसमें कोई भी अगर डाउट है आप लोगों को, कोई भी डाउट है तो उसको सिंपली आपने स्कैन करना है हमारी एम्बाइब लेंस ऐप से। तो उसको जब आप किसी भी डाउट को स्कैन करते हो तो वो 3D फॉर्मेट में आप लोगों को दिख जाता है। वो किस में दिख जाता है? 3D फॉर्मेट में आप लोगों को वो दिख जाता है। क्लियर है? तो ये सारी ऐप्स डाउनलोड कर लेना। और साथ में बेटा जी ये हमारे पास अभी ऑफर चला हुआ है, बहुत बढ़िया ऑफर है आप सभी के लिए। और ऑफर क्या है? योगा डे का हमारे पास ऑफर रहने वाला है बेटा। ठीक है, योगा डे का हमारे पास ऑफर है। इस योगा डे ऑफर में क्या है कि आपको हमारे जो एनुअल कोर्सेज है बेटा उनके ऊपर 30% का ऑफ मिलेगा, अगर आप कोड यूज करते हो योगा 30। अगर आप कोड यूज करते हो योगा 30, एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर तुम्हें भूल लग रही है। ठीक है, कि हाँ सर याद नहीं होगा कोड, वैसे तो आसानी है, योगा 30 आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो बेटा ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दिखा दिया था, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं हमारी क्लासेस के, PDF मिल जाती है, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, और ये सारे जो नोट्स हैं आज ही अभी इस क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन है, फिजिक्स अगर अच्छी करनी है तो लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से फोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी फिजिक्स चाहे वो क्लास 11th की हो चाहे क्लास 12th की हो तब जाके बहुत अच्छी होती है। ये चैप्टर मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस किया, कल हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस सीखेंगे,
काफी क्वेश्चन भी कल मैं लेके आऊंगा, तो उसमें मिलते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।